हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स कुरान। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने जब अपलोड किया था तो मैंने आप लोगों को एक चॉइस दी थी कि पार्टनरशिप और फाइनल अकाउंट में से आप किस चैप्टर को पहले करना चाहते हो। हालांकि मुझे ज़्यादातर कमेंट्स जो आए वो पार्टनरशिप को लेके थे, लेकिन मुझे ये लगा पर्सनली कि अगर मैं ये फाइनल अकाउंट सबको कंप्लीट करवा देता हूँ तो आपका एटलीस्ट एक पार्ट ख़त्म हो जाएगा, यानी जो 11th का पार्ट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भी एक दो चैप्टर हैं वो हम बाद में भी कर सकते हैं, तो उसके बाद हम पार्टनरशिप शुरू करेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, थोड़ा सा कंटिन्यूटी में रहेंगे, इसी को हम करते हैं। सॉरी, मैं आपके अगेंस्ट जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर फाइनल अकाउंट्स, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। दोस्तों, हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसका हम रिज़ल्ट भी देखते हैं टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि हमने बिज़नेस शुरू कर दिया और अब ये चल रहा है, हम चीज़ें बेच रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें इनकम हो रही है, खर्चे हो रहे हैं, इसका कभी हिसाब किताब नहीं करना। इन सब का हम हिसाब किताब करते हैं। इन सब के हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे मैंने कहा था कि हम कैश बुक भी बनाते हैं, पीछे आपने पढ़ा लेजर्स बनाते हैं, तो तरह तरह के हम अकाउंट्स बनाते हैं। वो इसीलिए ही तो बनाए जाते हैं कि हम एक पीरियड के बाद, नॉर्मली 12 मंथ का होता है, एक साल के बाद हमें ये पता चल सके कि साल भर में हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है। हर कोई अपनी परफॉर्मेंस अपने तरीके से जज करता है, लेकिन जब हम कोई बिज़नेस करते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको चेक करने का एक ही तरीका होता है कि आप अपना प्रॉफिट या फिर लॉस देख लो कि साल भर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया या हमने कितना लॉस इनकर किया या कितना हमारा लॉस हुआ। तो ये सारी चीज़ें, हमारी प्रॉफिट या लॉस निकालना, ये फाइनल अकाउंट्स में आता है। फाइनल अकाउंट्स मतलब, फाइनल मतलब जो एट द एंड, सबसे आखिर में जो बनेंगे, जिसके बाद आप कोई अकाउंट और नहीं बनाओगे। तो फाइनल अकाउंट्स में हमें पता चलता है कि क्या हमारा प्रॉफिट हुआ साल भर में या क्या हमारा लॉस हुआ, कितने हमारे पास एसेट्स हैं, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने हमारे रिजर्व्स हैं। मतलब जो साल भर में एक बिज़नेस ने किया है उसका जो एक निचोड़ या एक क्रक्स, वो जो है हमें फाइनल अकाउंट में मिलता है, जिसमें हमें पूरी जो इन्फॉर्मेशन है साल भर की वो मिल जाती है। तो दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस देखनी है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट है तो इसको ज़्यादा प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर लॉस है तो इसको कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें तब पता चलेंगी जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। उसमें हम देखेंगे अपनी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और फिर फ्यूचर में आगे स्टेप्स लेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड, यानी हम उसी को देख कर के कितना प्रॉफिट या लॉस है उसी को ध्यान में रख के फ्यूचर में स्टेप्स उठाएंगे कि कितना हमें फ्यूचर में हमें और एफर्ट्स करने हैं ताकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सके किसी तरह से। तो ये सारी चीज़ें हम फाइनल अकाउंट्स के बाद ही करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट्स का आज का चैप्टर। दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स मेनली इसमें हम 3 चीज़ें बनाते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट, थर्ड इज बैलेंस शीट। ये पूरे हमें फाइनल अकाउंट्स में ये 3 चीज़ें ही बनानी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट्स प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होती हैं जो साल के एंड में बनाई जाती हैं। अब साल का एंड जो आपका अकाउंटिंग पीरियड भी कहलाता है, वो हर कोई अपने अपने हिसाब से रखता है। कोई 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक रखता है, कोई 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक। यानी हम जो अकाउंट बनाते हैं 12 महीने का, उसके अलग अलग डेट्स को बना सकते हैं। मोस्टली ज़्यादातर अप्रैल से लेके 31 मार्च होता है या फिर जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है। तो ज़्यादातर ये 2 अकाउंटिंग पीरियड यूज़ होते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, ये जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है जो कि 1 साल का होता है, उसमें हमें कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ, ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बता देती है। सो इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या बनता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। वो 3 चीज़ें क्या हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ें हम बनाते हैं। अब दोस्तों, इनको बनाने की क्या ज़रूरत है? वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलिए इंपॉर्टेंस वैसे समझ लेते हैं जो मैंने लिखी हुई है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? दोस्तों, पहली इंपॉर्टेंस इसकी ये है ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने की, टू नो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। हम अपने बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये रहा, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस लॉस
खैर प्रॉफिट और लॉस को समझ ही आ गया, लेकिन मेन चीज़ मैं फ़र्क समझाना चाहता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में। दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो हमने प्रोडक्ट बनाया, कई बार हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट पहले खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये हमारी कॉस्ट बताता है अप टू प्रोडक्शन तक, यानी प्रोडक्ट के बनने तक का खर्चा। हमने एक प्रोडक्ट बनाना है, हमने उसके लिए रॉ मटेरियल ख़रीदना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, फिर उस पर खर्चे आएंगे, जैसे फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंस हैं जिनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं। दो तरह के एक्सपेंस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आगे एक्सप्लेन करूंगा उनके बारे में। तो किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा आता है टोटल, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो हमने गुड्स बेची उसकी कॉस्ट, उसको बनाने में कितना खर्चा आया। मान लो अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 100 रुपये का रॉ मटेरियल ख़रीदा और मैंने वेजीज या बाकी जितने खर्चे जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे आए हैं, प्रोडक्ट को बनने तक के जो खर्चे हैं वो सारे मिला के मान लो 200 आए हैं, तो कुल हो गया 300। तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चा आता है उसको लेके बनती है, जितना हमने खर्चा किया। या इसका एक फॉर्मूला भी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का कि ओपनिंग स्टॉक परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस जो क्लोजिंग स्टॉक। आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल से लेके उसको प्रोडक्ट को फिनिश करने तक, बनने तक जो खर्चा आता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें बताता है कि जो हमें कॉस्ट पड़ी और जितने का प्रोडक्ट हमने बेचा उन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ये लेकिन आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ वो खर्चे डाले हैं जो किसी प्रोडक्ट के बनने तक का आते हैं। प्रोडक्ट के बनने के बाद भी खर्चे होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बन गया और आपका खर्चा खत्म हो गया। जब आपका प्रोडक्ट बन गया फिर उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में भी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब अब आपको प्रोडक्ट बन के तैयार है, आपको उसको मार्केट में भेजना है, उसमें किराया देना है, कैरिज आउटवर्ड है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देनी है, रेंट देना है ऑफिस का। तो इन शॉर्ट उसके बाद के जो खर्चे हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो वो खर्चे भी जब हम डाल देते हैं तो उसके बाद हमारा क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। यानी जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट हो गया जब हम अपने डायरेक्ट खर्चे उसमें डाल के सेल में से अपने डायरेक्ट एक्सपेंस सारे निकाले तो ग्रॉस प्रॉफिट आया। और उस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हमने सारे इनडायरेक्ट यानी बाकी के जो बचे हुए खर्चे, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, वो निकालते हैं तो नेट प्रॉफिट आएगा। ये ज़्यादा आपको एक्सप्लेन डिटेल में आपको करवाऊंगा आगे, जब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कैलकुलेट कैसे करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तब आपको प्रॉपर जब ये समझ आएगी जब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। तो अभी इन शॉर्ट ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकला, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं सेल में से वो निकालने के बाद, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद सेल में से, और नेट प्रॉफिट कैसे आया, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकालने के बाद। तो जब इसका प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा दोस्तों तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो उसमें हम फिर इसके बारे में मैं इसके डिटेलिंग बताऊंगा, इसके बारे में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि इंपॉर्टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, हम ट्रेडिंग को प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, उस ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस कितना हुआ। टू नो द नेट प्रॉफिट, इसके बाद हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ या फिर नेट लॉस कितना हुआ। फिर टू कंपेयर विद प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, अब ये क्यों बनाया जाता है, इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हम इस साल के प्रॉफिट को या फिर इस साल के लॉस को पिछले साल के प्रॉफिट या फिर पिछले साल के लॉस के साथ कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि इस साल हमने कितनी ग्रोथ की या कितनी हमारी डी ग्रोथ हुई, हमने कितनी इंप्रूवमेंट की या कितनी हमारी इंप्रूवमेंट पिछले साल के मुकाबले कम हुई। तो उसको कंपेयर करने के भी काम आता है। टू नो द डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारी इनकम्स की डिटेल क्या है, किस तरह कहाँ से हमारी इनकम्स हैं और कितने तरह के हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसके बारे में बताऊंगा कि क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस हैं और क्या इनडायरेक्ट। उसके बाद टू डिटरमिन द रिजर्व्स टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट। दोस्तों हम अपना जो भी प्रॉफिट निकालते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हम रिजर्व रखते हैं। मतलब अगर आपको लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो ऐसा नहीं है कि ये लाख रुपए आपने सारा यूज़ करना है, इस लाख रुपए में से आपने कुछ रिज़र्व बना देना। जैसे हम अगर आप अपनी रेगुलर लाइफ की एग्जांपल लो तो हमें मान लो कहीं से भी मान लो मुझे सैलरी आ रही है तो हम क्या करते हैं, सारा थोड़ी खर्च करते हैं, उसमें से कुछ पैसा फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, उसको हम रिज़र्व कहते हैं। तो इसी तरह हम अपने बिजनेस में भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा
अलग रख देते हैं, जो कि हमें फ्यूचर के लिए रखना है कि कभी फ्यूचर में हमें कोई इमरजेंसी पड़ी, हमें कुछ फंड्स की ज़रूरत हुई, हमने वो जो पैसा बचा के रखा है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो रिज़र्व भी हमारे प्रॉफिट के हिसाब से ही बनेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा रिजर्व होगा, जितना कम प्रॉफिट होगा उतना ही कम रिजर्व हम बना पाएंगे। तो इंपॉर्टेंस इसकी ये भी है कि हमें रिजर्व बनाने में भी ये फाइनल अकाउंट्स हमारी मदद या हेल्प करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। दोस्तों बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की इंपॉर्टेंस हमने समझ ली। अब बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले दोस्तों बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताती है। इसमें हम बैलेंस शीट में हमें पता चलता है कि हमारे पास हमारे बिजनेस में कितने हमारे एसेट्स हैं। एसेट्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और बड़े तरह के एसेट्स होते हैं। तो एक तो हमें पता चलता है कि हमारे पास कितने तरह के एसेट्स हैं, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ यानी कर्ज देने हैं, कितने हमारे पास रिजर्व हैं, कितना हमारा प्रॉफिट है। तो ओवरऑल पिक्चर हमें बैलेंस शीट से क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंस क्या है? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। कैसे पता चलता है दोस्तों? किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, याद रखना, वो डिपेंड करती है उसके एसेट्स और उसकी लाइबिलिटीज़ के ऊपर। मतलब कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों हम कह सकते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक कंपनी है, मान लो उसके 20 लाख के एसेट हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब मिला के टोटल 20 लाख के एसेट्स हैं, और उसकी लाइबिलिटीज़ यानी कर्ज मान लो वो 50,000 या 1 लाख हैं। तो हम उस कंपनी को कहेंगे कि इसकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो अच्छी है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके एसेट्स बहुत ज़्यादा और इस पर कर्ज बहुत कम है। तो हमें एक फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमने जो अपनी जजमेंट दी वो किसके हिसाब से दी कि हमने देखा कि कंपनी के पास भाई एसेट्स कितने हैं, उसका कर्ज यानी लाइबिलिटीज़ कितनी है। उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या फिर बुरी है। तो एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो किसी कंपनी के एसेट्स 20 लाख के हैं लेकिन लाइबिलिटीज़ 21 लाख की हैं, या लाइबिलिटीज़ भी 20 लाख की हैं। तो ऐसा इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक है, क्योंकि उसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं है, 20 लाख के एसेट्स हैं और उतना ही उसने कर्ज देना है। अगर वो सारा एसेट्स बेच के अपना कर्ज चुकाएगी तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और कंपनी की अगर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाए, जैसे मैंने कहा कि 20 लाख के एसेट्स हैं लेकिन लाइबिलिटीज़ यानी कर्ज 21 लाख है, उससे ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनी को हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया, ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस डूब जाता है उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो कंपनी की बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट से पता चलती है, और बैलेंस शीट में हमें क्या देखना होता है कि एसेट्स के मुकाबले लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। जितनी लाइबिलिटीज़ कम होंगी उतनी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की स्ट्रांग होगी, जितनी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, एसेट्स कम होंगे, फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ही वीक होगी। ये बड़ा मतलब जनरल लाइफ में भी आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को, कि अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख लो, आपको लगता है हाँ यार इस कंपनी का कर्ज बहुत कम है तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आपको रिस्क नहीं है कि आपका पैसा डूबेगा। तो एक जनरल नॉलेज के लिए भी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, उसकी बैलेंस शीट देख लो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज टू हैव कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर। हम अपनी बैलेंस शीट को पिछले साल की जो हमारी बैलेंस शीट है उससे कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस साल हमारी कितनी इंप्रूवमेंट है, कितनी लाइबिलिटीज़ हमारी कम हुई या फिर ज़्यादा हो गई, कितने एसेट्स हमारे कम हुए या फिर पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा हो गए। तो एक कंपैरिजन आ जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। नेक्स्ट इज टू डिटरमिन द सॉल्वेंसी पोजीशन। ये तो मैंने अभी बताया दोस्तों, एक कंपनी सॉल्वेंट मतलब ऐसी कंपनी जो अपनी लाइबिलिटीज़ यानी कर्ज दे सके उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर मेरी कंपनी के पास मेरे पास सपोज करो 20 लाख के एसेट्स हैं और मेरा कर्ज जो है वो 50,000 या लाख है या 2 लाख है, तो मेरी कंपनी सॉल्वेंट है। इन द सेंस सॉल्वेंट का मतलब कि मैं ईजिली अपनी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कंपनी की सॉल्वेंसी यानी उसके पे करने की एबिलिटी, कि कंपनी पे कर सकती है या नहीं, उसके बारे में भी हमें बैलेंस शीट से ही पता चलता है। चलिए दोस्तों, अब आ गए यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जैसे हमने कहा कि इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई, इनका यूज़ कौन कौन करता है, किस किस को चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने अपना पहला लेक्चर दिया था उसमें हमने कहा था, मैंने बताया था कि हमें जो भी प्रॉफिट या जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी आया हमारा, वो रिज़ल्ट हमें कम्युनिकेट करना होता है, यानी बताना होता है यूज़र्स को। और यूज़र्स मैंने कहे थे 2 तरह के, फर्स्ट इज़ इंटरनल यूज़र्स एंड सेकंड इज़ एक्सटर्नल। अब दोस्तों इंटरनल यूज़र्स कौन हो गए? इंटरनल यूज़र हो गया ओनर,
जो ओनर है कंपनी का, मालिक है, उसको भी तो रिजल्ट देखना है, उसको भी तो देखना है कि उसको साल भर में कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ। तो इंटरनल यूज़र हो गया ओनर या फिर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, या उसके आगे जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये सब देखते हैं कि कंपनी को, इनको रिजल्ट चाहिए कंपनी का कि कंपनी को प्रॉफिट या लॉस क्यों हुआ, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं इनका जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, उस पर इनको बोनस मिलता है कई बार। तो एम्प्लॉयज़ भी देखता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, उस हिसाब से वो अपना बोनस का एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ कंपनी को इतना प्रॉफिट है तो हमें इतना बोनस मिलेगा। और इन केस कंपनी में लॉस में जा रही है तो क्या उसकी जॉब तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कोविड-19 फैला है, बड़ी कंपनियां लॉस में चली गई हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर दिया है। क्यों निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि कंपनी लॉस में जा रही है। तो ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये भी नज़र रखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, अच्छा है या लॉस है। तो अगर ये दोनों ही चीज़ें देखनी है, प्रॉफिट है तो उनको कितना बोनस आएगा और लॉस है तो कहीं उनको नौकरी से तो नहीं निकाला जाएगा, ये चीज़ देखने के लिए वो ये रिजल्ट देखते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स में कौन आ गए दोस्तों, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों बैंक्स किसी भी बिजनेस में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर कोई भी आप देख लो, आप अमूमन जितने भी बिजनेस देखोगे आप, 90% बिजनेसमैन ने लोन ले रखा है। अब वो लोन किस बेस पे लेते हैं, लोन लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाकर कि भाई हमें ये प्रॉफिट है हमारा, आप हमें लोन दो। अगर मेरा बिजनेस है, अच्छा काम कर रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मुझे बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊंगा, बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाऊंगा, भाई लोन दो मुझे, देखो मेरा प्रॉफिट अच्छा है। तो वो मुझे लोन देंगे किस बेस पे कि मेरा प्रॉफिट अच्छा है, उनका दिया हुआ लोन सेफ है, तो मुझे लोन दे देंगे, बदले में उनको मैं इंटरेस्ट दूंगा, वो तो चलो बात की कहानी है। लेकिन वो लोन किस बेस पे दे रहे हैं, मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट है मेरा, उसको देखकर या मेरी बैलेंस शीट को देखकर। तो एक्सटर्नल यूजर हो गए बैंक्स, जो ये देख के आपको लोन दे रहे हैं कि उनका जो दिया हुआ पैसा या जो लोन है वो सेफ है या नहीं। दूसरा क्रेडिटर्स, दोस्तों क्रेडिटर्स किन्हें कहते हैं, जो हमें मटेरियल सप्लाई करता है। अगर मैंने कोई कंपनी खोल रखी है, मैंने मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम खोल रखा है, अब मान लो मैंने कुछ उधार में गुड्स इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट खरीदे, फॉर एग्जांपल कोई टीवी या रेफ्रिजरेटर में उधार में खरीद रहा हूँ, तो क्रेडिटर्स जो होते हैं जिन्होंने कंपनी को उधार दे रखा है, वो भी नज़र रखते हैं कि उनका दिया हुआ उधार कहीं डूबेगा तो नहीं, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट है तो उनको पता है कि कंपनी प्रॉफिट में है तो कभी न कभी आज नहीं तो कल वो पैसा उनको वापस आ जाएगा। लेकिन अगर कहीं कंपनी लॉस में चली गई तो उनका पैसा डूब सकता है, तो वो भी नज़र रखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे। और थर्ड इज़ गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट भी नज़र रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी जो नेशनल इनकम निकालनी है, उसको जो कंपाइल करना होता है, उसको उसके जितने भी डाटाज होते हैं वो ये कंपनीज़ और बाकी डाटा इकट्ठा करके ही अपनी नेशनल इनकम निकालती है। तो गवर्नमेंट्स को भी चाहिए हमारे डाटा, और साथ में उसकी अथॉरिटीज़ एंड इट्स अथॉरिटीज़ से मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, जिनको अपना जीएसटी वगैरह चाहिए, तो वो भी देखते हैं कि कितना हमारा प्रॉफिट है, कितनी सेल्स हैं, कितनी परचेज हैं, जिसके हिसाब से वो अपना जीएसटी जो है वो कैलकुलेट करती हैं। तो ये आ गए एक्सटर्नल यूजर्स में। तो दोस्तों इस तरह से जो फाइनल अकाउंट्स है उसकी मैंने आपको एक तो मीनिंग बता दिया, उसकी इंपॉर्टेंस बता दी, फिर उसके मैंने यूजर्स बता दिए, ये सारी चीज़ें आज मैंने डिस्कस की। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज़ में निकल सकते हैं। कुछ भी जैसे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो ऑप्शन आ सकती है कि ट्रेडिंग अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बोथ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या नन ऑफ दीज। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से कैलकुलेट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। नेट प्रॉफिट कहाँ से कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसी तरह ये आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। आप कोई भी ले लो इनमें से, आप इनका खुद ही अपना एमसीक्यूज़। अच्छा, इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, हु आर द इंटरनल यूजर्स, तो आपको ऑप्शन दे देंगे कि मैनेजमेंट या फिर बैंक्स या क्रेडिटर्स या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो आपको पता है कि इंटरनल यानी कंपनी के अपने ही, कंपनी या उसके अपने लोग, इंटरनल यूजर्स में वो आते हैं, तो आपका आंसर होगा मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन आ सकते हैं, ये भी का एमसीक्यू बन सकता है, तो उसमें भी आपके 2-3 ऑप्शन, 2 यहाँ से दे देंगे और एक यहाँ से दे देंगे, एक नन ऑफ दीज दे देंगे। तो आपके एमसीक्यूज़ यहीं से बनेंगे आपके। तो अगर आपने ये सारा ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको एमसीक्यूज़ निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आई होप दोस्तों आज का जो लेक्चर है आपको समझ आया। कुछ अगर पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं वहीं पे रिप्लाई भी दूंगा। कुछ जिनकी ज़्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो मैं बोर्ड पे आके करवाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहाँ पे रीविज़िट करिए, आपको आंसर वहीं पे मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। और साथ ही साथ मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पर मुझे कमेंट क्वेरीज़ नहीं पूछेंगे आप, इसके क्वेरीज़ के सिवा अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं किसी एग्ज़ाम्स के बारे में वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।